उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब इंतजार काउंटिंग का है, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम की पहरेदारी शुरू हो गई है। उपचुनाव खत्म, अब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने किया है तीनों उपचुनाव सीटें जीतने का दावा, तो एसपी ने बीजेपी पर लगाए हैं दबाव बनाने के आरोप। एसपी के आरोप, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया। एसपी कर रही है ईवीएम की पहरेदारी, किस पर दो रात भारी, ये बड़ा सवाल है। मैनपुरी में जहां समाजवादी पार्टी को जीत का यकीन है, तो वहीं रामपुर और खतौली में पुलिस प्रशासन की मनमानी और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगा रही है। कल मैनपुरी में 2 ईवीएम एक वैन में मिलने के बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हालांकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि ये ईवीएम एक्स्ट्रा है, जिन्हें चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन एसपी ने इसे मुद्दा बनाकर अपने सभी कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम की निगरानी की नसीहत दी है। तो सवाल वही, ईवीएम पर एसपी का पहरा, किसके सर जीत का सेहरा? मैनपुरी का मन बदलेगा या साइकिल चलेगी? नतीजों के पहले किसको है हार का डर? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। प्रशासन पर शक गहरा, ईवीएम पर एसपी का पहरा। वो गाड़ी है, इसमें क्या ईवीएम मिली है? इसमें 2 ईवीएम। क्या बताया? इनने हमसे ये कहा है ये रिजर्व वाली है, अगर रिजर्व वाली है तो रिजर्व का टाइम होता है, और उसके बाद भी दोनों में सील लगी हुई है। पहले हम लोगों ने अपने वोट को बचाने का काम किया, अब समाजवादी पार्टी के पोलिंग इंचार्ज नेता जो है ईवीएम की रखवाली करने का काम कर रहे हैं। किसके लिए ये 2 रात भारी? ईवीएम की क्यों पहरेदारी? अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े, लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं उससे ज्यादा पुलिस। भाजपा की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा कोई लोकसभा का चुनाव निर्विरोध हुआ है क्या? अगर हम धांधली करते तो जो उन्होंने किया था हम भी कर लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। कोई प्रत्याशी मतदान के बाद जहां पर ईवीएम रखी हुई है, अगर वो चाहे तो निगरानी के लिए अपने लोगों को रख सकता है, तो निगरानी करना चाहते हैं करें, लेकिन उनके दिमाग में वही समाजवादी पार्टी सरकार का कार्यकाल भरा हुआ है। भाजपा की सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं है। रामपुर में कम मतदान, किस पर खतरे का निशान? मैनपुरी में लाल रंग या भगवा, किसका दिखेगा जलवा? ये लोग बौखलाहट पैदा करने का काम कर रहे थे, तो फर्जी वोटिंग जो करने का काम करते कभी नहीं जीतते थे ये, क्योंकि जो 80% 90% पोलिंग वो करते थे, जो फर्जी वोटिंग करते, बूथ कैप्चरिंग करते थे, वो नहीं कर पाए, वो चिल्लाने का काम कर रहे थे। पूरे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कहीं एक भी कोई वो दिखा दे किसी कार्यकर्ता ने किसी से भी गलत बात भी की हो, किसी से गलत आवाज में बात की हो, गलत भाषा में बात की हो, कहीं कोई एक वोट भी गलत डाला हो। खतौली में किसका होगा खेला, किसकी झोली खाली? भारतीय जनता पार्टी गुजरात में ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। हिमाचल भी हम जीत रहे हैं और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो बस एक दिन और, परसों चुनाव नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चुनावी मंचों से शुरू हुआ वो अब तक नहीं थमा है, जबकि वोट भी पड़ चुके हैं। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनीष शुक्ला जी हमारे बीच में है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब्बास हैदर हमारे साथ हैं, पीएसपीएल से अनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरएलडी से रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी को भी हम जोड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड में आप लोगों की एक एक बार बात सुन लेते हैं। शुरुआत मनीष शुक्ला जी से करते हैं। मनीष जी, ईवीएम्स पर पहरा है समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का, एक एक व्हीकल पर नजर रखी जा रही है, स्ट्रांग रूम को घेर करके बैठे हैं, और कहना यह कि प्रशासन पर यकीन नहीं है, प्रशासन पर शक गहरा है। देखिए, राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लिए। अगर समाजवादी पार्टी के बयानों को उठाया जाए तो राम गोपाल यादव ये कहते हुए नजर आए कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव कुछ और कर रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल पर बात करते समय कम से कम परिवार के लोग तो क्या बोलना ये तो तय कर लिए होते
कम से कम परिवार के चाचा भतीजे और ताऊ जी क्या बोलेंगे ये तो तय कर लिए होते हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि मैनपुरी से खारिज होने का संदेश मिल चुका है। ठीक है मनीष जी, रुक करते हैं अब्बास हैदर का। अब्बास जी, प्रशासन पर शक गहरा रहा है, इसीलिए पहरेदारी कर रहे हैं। यूपी के चुनाव में भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी ऐसी खबरें आई थी, बहुत से स्ट्रांग रूम आप लोग घेर करके बैठे, और अब उपचुनाव में एक बार फिर से हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत का आरोप आप लोग रामपुर और खतौली में तो लगा रहे हैं, लेकिन मैनपुरी का जिक्र उस तरह नहीं हो रहा। दो ही जगह गड़बड़ हो रही है बस। 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन और पुलिस का जितना दुरुपयोग कर रही है इसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखिए, ये मुझे लगता है अनप्रेसिडेंटेड होगा कि कोई प्रत्याशी रात में जाके एसपी के आवास के बाहर धरना दे रहा है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने मजाक बनाया वो किसी से छुपा नहीं है। कल ईवीएम की एक गाड़ी पकड़ी गई मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके बाद उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट लिखा था और कोई पुलिस की निगरानी नहीं थी। उस गाड़ी में कोई एक पुलिस का सिपाही भी नहीं था, वो जा रही थी। कमोबेश वही आरोप आप यहां दोहरा रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड पूरे आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। हैदर जी, अब्बास हैदर जी, 30 सेकंड पूरे, ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। रुक करते हैं अनीता मिश्रा जी का, पीएसपीएल प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनीता जी, जैसे बीजेपी कह रही थी कि चलिए आरोप तो आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन सारे नेता बयानबाजी अलग अलग कर रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, चाचा कुछ कह रहे हैं, ताऊ कुछ कह रहे हैं। कम से कम ये तो डिसाइड कर लेते कि बयान एक ही तरह का देना है। 30 सेकंड। देखिए, आज तक मैं तो बस एक ही बात कहूंगी, साम दाम दंड भेद जोर भ्रष्टाचार सब कर लिया भाजपा ने, और फुटबॉल करते रहे और जबरदस्त गोल कर दिया मैनपुरी की जनता ने। रिजल्ट आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा और इंतजार। जीतना तो समाजवादी पार्टी को ही है। और देखिए, ये बात तो भाजपा वाले भी मान रहे थे कि जिस तरफ भी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जाएंगे जीत उधर ही होगी। तो सब लोगों ने मिलकर जनता को ये बताने की बस कोशिश की थी कि जनता को ये बताने की कोशिश की थी कि जनता का आखिर भला कौन करेगा, और जनता को भी पता है कि 30 सेकंड पूरे। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ है, आरएलडी के प्रवक्ता। लौटेंगे अनीता जी आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, ईवीएम को लेकर पहरेदारी शुरू हो गई है। खतौली में भी आप लोग स्ट्रांग रूम के बाहर कुछ ऐसी पहरेदारी और निगरानी कर रहे हैं क्या? रामपुर में हो रही है, मैनपुरी में हो रही है। सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पर नजर रखे हुए हैं, उनको निर्देश भी ऐसे मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, और हमने ये पूरी तरीके से 3 दिनों में देखा है। हमने पिछले 3 दिनों में देखा कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी भाजपा के बड़े नेता प्रचार करते हुए पाए गए, और हमने देखा किस तरीके से वोटिंग वाले दिन किस तरीके से महिलाओं के हाथ से खून बह रहा था, पत्रकारों के साथ अभद्रता की जा रही थी, किस तरीके से वोटर्स को वापस भेजा जा रहा था ये कह के कि साहब आधार कार्ड पे आप वोट नहीं डाल सकते। ठीक है। तो जो इस तरीके का हमने घटनाएं देखी हैं, तो अगर आपको कर देंगे तो आपको डर काहे का है? फिर आप इतने चिलमिला क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर हम स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे हैं तो हम तो लोकतंत्र की रखवाली कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि ये लोकतंत्र में ये अधिकार है कि कोई कहीं भी बैठ सकता है, किसी पर नजर रख सकता है। हम प्रशासनिक काम में कोई छेड़खानी या उनको किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शिवम त्यागी आपका महाबहस पर। तो आपसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी 2 तरह की बात कर रही है। एक तो ये कि 3 की 3 उपचुनाव की सीट यूपी की हम जीतेंगे, और दूसरी तरफ आरोप ईवीएम को भी लेकर अभी से लगाए जाने लगे हैं। कभी कहा जा रहा है 2 ईवीएम पकड़ी गई, बाद में पता चला वो एक्स्ट्रा थी जो चुनाव करवाने के लिए बैकअप में रखी जाती हैं। स्ट्रांग रूम घेर करके बैठे हैं, पहरेदारी चल रही है सफाई कार्यकर्ताओं की। देखिए, मैं तो कहता हूँ बहुत ही शानदार बात है, पहरेदारी तो चलनी चाहिए, लेकिन पहरेदारी गलत जगह कर रहे हो। पहरेदारी चाचा की करो, चुनाव हारने के बाद चाचा जी को कौन देखेगा वो ध्यान रखो। और इस देश में वही वाली बात है, वो लोग लगातार कहते हैं कि इतना तो मुन्नी बदनाम नहीं हुई जितना ईवीएम। अभी तो रिजल्ट्स नहीं आए हैं, कुछ हुआ नहीं है। मैं कहता हूँ अटेंटिव हर किसी को रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप ईवीएम मशीन के जो जगह पर वो रखे हैं उसके बाहर बैठे, इससे क्या ही हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये मानसिक दिवालियापन एक तरीके से है जिसमें इस तरह की बातें रखी जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये तमाम चीजें जो हैं विपक्ष ने आज पहली बार नहीं की है, ये हर बार इनका यही रोना है। अगर जीत जाएंगे तो ईवीएम बिल्कुल ठीक थे, हार जाएंगे तो फिर देखना सुबह से शाम तक यही चलता रहे। ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, अब डिबेट को विस्तार देते हैं और सवाल की शुरुआत अब्बास हैदर जी। और सवाल यही कि जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक, और अगर नहीं जीतेंगे तो जैसा भाजपा कहती है पहले से ही आप लोग माहौल खड़ा करते हैं कि ईवीएम या तो बदली जा सकती है, या हैक हो सकती है, या हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, वगैरह वगैरह।
देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ये तीनों उपचुनाव की सीटें जीतने जा रहे हैं भारी अंतर से। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है, अब देखिए, अब सब सारी जो है दोनों विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जो मत के जो है बंद हो चुके हैं ईवीएम मशीनों में, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन सवाल घुमा फिरा के यही खड़ा होता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, और हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के 50 से अधिक मंत्री और मुख्यमंत्री जी जो प्रचार कर रहे हैं, तो वो चाहते होंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकले, वोट करें। लेकिन बात कल खुली जब पोलिंग हुई कि इनका तो एक लक्ष्य था कि वोट करने लोग बाहर ना निकल पाए। इसीलिए आप देखिए, रामपुर में वोटिंग परसेंटेज जो 63% के आसपास था, वो 32% घट गया। अच्छा, मुझे बताइए फिर मैनपुरी और खतौली में ऐसा क्यों नहीं हुआ अब्बास हैदर जी? आप रामपुर में कम वोटिंग हुई, उसका एकमात्र कारण ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने वोटर्स को निकलने नहीं दिया। चिल्ला चिल्लाकर आप लोग ये बात कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई साजिश थी तो वो सिर्फ रामपुर तक सीमित थी, मैनपुरी खतौली में क्यों नहीं हुआ? सबसे ज्यादा पोलिंग तो खतौली में हुई है। सैकड़ों वीडियो सामने आए हैं, पुलिस के अधिकारी, सीओ रैंक के अधिकारी लोगों को पोलिंग स्टेशन से वापस लौटा रहे थे, कह रहे थे आधार कार्ड पे वोटिंग नहीं हो सकती है। कौन सी नियमावली है? अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो उनके घरों में पुलिस की दबिश डाली जा रही थी, उनको जबरन प्रताड़ित किया जा रहा था। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आचार संहिता का समय समाप्त होने के बाद चुनावी प्रचार कर रहे थे। क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ? ठीक है अब्बास हैदर जी, इन आरोपों का जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे। इन आरोपों का जवाब मनीष शुक्ला देंगे। ठीक है, आपने 2-3 बातें रखी अब्बास हैदर जी, 2-3 बातें आपने रखी। एक तो आरोप ये कि चुनाव प्रचार जो था वो समय खत्म होने के बाद हुआ, और दूसरा ये आप कह रहे हैं सैकड़ों वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं जहां पुलिस लोगों को पीट रही है और लोगों को निकलने नहीं दे रही है, आधार कार्ड को रिजेक्ट किया जा रहा है। इन सब पर जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे। मनीष शुक्ला जी। देखिए आस्था जी, एक तो ईवीएम तो बहाना है, आखिर हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। और अखिलेश यादव तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि जब से समाजवादी पार्टी की कमान उन्होंने संभाली, 2014 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने नैतिक दायित्व लिया अपनी पार्टी में, 2017 के बाद हारने का नैतिक दायित्व लिया उन्होंने अपने ऊपर, 2019 के बाद लिया, 2022 के बाद लिया, और उपचुनाव के बाद भी नहीं लेना है तो कभी ईवीएम को, कभी प्रशासन को, कभी शिवपाल जी को, किसी न किसी को ऊपर उनको ठीकरा फोड़ना है तो फोड़ रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को बेहाल कर दिया। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो ये हाल समाजवादी पार्टी का हो गया। अभी प्रसपा की प्रवक्ता कह रही थी कि जीत उधर ही होगी जिधर शिवपाल जी होंगे। अब उनको जानकारी है कि नहीं, मैं बता देता हूं कि 2022 में शिवपाल जी तो सपा के ही सिंबल से लड़ रहे थे, और 2019 में चुनाव भले वो फिरोजाबाद से लड़ रहे थे, लेकिन मैनपुरी में तो मुलायम सिंह यादव जी के लिए टिकट मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे। 17 में भी सपा के साथ थे, 14 में भी थे। तो ये जो मुगालता है, ये मुगालता भी खत्म ही हो जाएगा इस मैनपुरी के चुनाव के बाद कि शिवपाल जी जहां रहेंगे वहां जीत होगी। देखिए, स्पष्ट है कि मैनपुरी की जनता जाति, धर्म और ये जो परिवार का जहरीला कॉकटेल है उससे निजात चाहती है, उसको विकास चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलेगा। ठीक है शिवम जी, रामपुर के अंदर वोटिंग बहुत कम हुई है, लगभग 34% के आसपास, और इसको बार बार समाजवादी पार्टी इस तरीके से पेश कर रही है कि ये सब कुछ प्रशासन के कारण हुआ। जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था रामपुर के अंदर, तब भी यही आरोप लगाया गया कि हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया, औरतों को जो है लाठी चलाई गई। इस बार भी कमोबेश वही आरोप है कि प्रशासन के ही कारण जो है वो वोटिंग इतनी कम हुई है रामपुर के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, और अगर इस तरह की कहीं छुटपुट घटनाएं आती हैं तो पुलिस का काम है कि हल्का बल प्रयोग करके चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से रखें। अब ये समाजवादी का ज़माना तो है नहीं कि बूथ लूट के ले जाओगे, ईवीएम उठाकर भाग जाओगे, गुंडागर्दी करोगे। वो याद होगा आपको हाउ कैन यू रोक वाला वो धर्मेंद्र यादव जी का वीडियो कि किस तरीके से मतलब जो है गुस्सा, नाराजगी दिखाना, ये सब चलता है, लेकिन बावजूद उसके एनार्की नहीं चल सकती। तो एक चीज़ इसका पहलू ये है। दूसरा ये है कि उपचुनाव के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तमाम जगहों पर अगर बाय एंड लार्ज आप उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में कम ज़्यादा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई और भी बहुत सारे कारण रहे हों, ऐसा तो नहीं है कि कहीं जिस तरीके से आजम खान साहब की अनदेखी की थी समाजवादी पार्टी ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ही अपने वोटर्स को रोक दिया हो, क्योंकि लगातार उनकी नाराजगी भी यदा कदा आपने तमाम रैलीज में देखी होगी, तो ऐसा भी हो सकता है। अपने घर में देखे ना,
अगर इनका वोटर या किसी का भी वोटर या भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी कमिटेड है और उसको वोट डालकर आना है और वो कैंडिडेट को पसंद कर सकता है तो उसको कौन रोक देगा। आजकल के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में जो है, जिस हर आदमी के हाथ में फोन है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम वो चीजें हैं। आप मुझे कोई 20 केस ऐसे बता दीजिए जहां पर उन्होंने फेसबुक पर आकर ये अपना रिपोर्ट किया हो, वीडियो बना करके मैं ये खड़ा हूं पोलिंग बूथ के सामने और मुझे नहीं वोट डालने दिया जा रहा। चलिए छोड़ दीजिए, कोई एक ऐसी शिकायत बता दीजिए जहां पर इस तरह की चीजें हुई हैं जो लोगों को वापस भेजा गया, किन्हीं कारणों की वजह से उनको इशू बनाया जा रहा है। अगर समाजवादी के कैडर को, कार्यकर्ता को या फिर वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया तो उसका सबूत कहां है? मेरा मानना है अब्बास हैदर इसका जवाब देंगे। अक्सर होती। अब्बास हैदर जी, चुनावी मंचों से तो आप लोग बात करते हैं कि हमारे जो वोटर्स थे उनको लिस्ट से गायब कर दिया गया, बहुतों को कॉलोनी से नहीं निकलने दिया गया, कुछ आए तो कार्ड रिजेक्ट कर दिए या किसी बूढ़ी महिला पर लाठी चलाई गई, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल शिकायत क्यों नहीं होती है? ये बातें सिर्फ टीवी डिबेट और चुनावी मंचों से क्यों सुनाई देती हैं? सही फोरम में शिकायत करिए। देखिए, मैं उन सबूतों, वीडियोस को आधार बनाइए जिनको आप कोट कर रहे हैं डिबेट के अंदर। मैं अभी मनीष जी की बात सुन रहा था, इन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का कितना दुरुपयोग किया इन तीनों उपचुनाव में, एक बार भी इन्होंने खंडन नहीं किया। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे, इनकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, 63% से घट के अगर मतदान 33-32% हो जाता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या प्रशासन ने वहां पे डर बनाने का काम किया? क्या आपके मंत्री, मुख्यमंत्रियों ने वहां पे डर बनाने का काम किया, या आपने वहां की जनता को आश्वस्त करने का काम किया कि आप स्वतंत्रता से निकले और वोट डाले, आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर बनाने का काम करती है। चलिए, इसका जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे, और जनता को भी डराना चाहती है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, सही बात है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, न डरेगी। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, उनको घरों से बाहर निकाला जाए, जागरूकता उसके लिए फैलाना वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। मनीष शुक्ला, किसके नियम है आप बताइए? ताखा ठीक है अब्बास हैदर, आपका सवाल मैंने पूछ लिया। मनीष शुक्ला, उसके बाद शिवम त्यागी। क्यों किया गया? ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लेते हैं मनीष शुक्ला जी से। शांत होइए अब्बास हैदर, जवाब देते हैं। आपने घटनाएं कोट की, आपने आरोप लगाया, आप उस पर जवाब ले लीजिए। इस तरह से निष्पक्ष चुनाव होता है। अब्बास हैदर जी, जवाब सुन लीजिए। देखिए, सबको बराबर समय देना होता है मुझे, और कोशिश यही रहती है आप सबके सवाल सही जगह पर जाएं। अब्बास हैदर जी, चुनावी मंच नहीं है ये, चुनावी मंच नहीं है। आपने 2 सवाल पूछे, वो दोनों सवालों का जवाब मनीष शुक्ला देंगे। ठीक है मनीष शुक्ला जी, जवाब। जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगती है उस क्षेत्र में चुनाव आयोग कमान संभाल लेता है। देखिए, रामपुर में जो परसेंटेज कम हुआ, मेरा मानना है कि चुनाव आयोग का दायित्व है कि लोग निकले, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज का भी दायित्व होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई और हमारे वोटर तो निकले, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने रामपुर और आजम खान को छोड़ दिया था, उसके नाते से हमको लगता है उनके वोटरों में निराशा का भाव रहा और न निकले हो। अब ये काम तो इन्हीं को करना चाहिए। जितना ये हल्ला टीवी पे मचा रहे हैं, रामपुर चले गए होते, वो निकालना चाहिए था इनको। अब न निकले तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वोट निकलवा के और आजम खान और समाजवादी पार्टी को दिलवाएं, तो ये तो संभव नहीं है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं जरूर कहूंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। भाग नहीं है कि आपको नागरिकों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो मतदान में हिस्सा लें। देखिए, चुनावी आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। समाजवादी पार्टी तो लगातार प्रोसेस होता है, चुनाव का जो आचार संहिता होता है, लेकिन जब चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं मुकदमे लगेंगे, उनको जबरन दबाया जाएगा, आयोग जब के बाद ये आयोग की जिम्मेदारी होती है। इनको बताइए आस्था जी, सरकार से आयोग चुनाव कराता है, पहले कम से कम सामान्य अध्ययन करना चाहिए। अब्बास हैदर जी, हार का मुंह शांति से एक बार जवाब सुन लीजिए, आपको काउंटर करना है, उसके लिए अलग से वक्त मिल जाएगा। 10 सेकंड पूरा कीजिए मनीष शुक्ला जी। चैनल पे हल्ला मचाकर, डिबेट पे शोर मचाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता, इनको बताइए। दूसरा, चुनाव आयोग कराता है, सरकार नहीं कराया करती। कम से कम ये सामान्य चीजों को जानकारी में रखकर डिबेट पे आना चाहिए। ठीक है शिवम त्यागी जी, वोटिंग परसेंट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा वोटर निकले, क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, मेरा एक मानना है कि चुनाव कराने के लिए, वोटर्स को निकालने के लिए सभी जिम्मेदार हैं। यहाँ पर आस्था कौशिक भी उतनी ही जिम्मेदार है, शिवम त्यागी भी, और जो रूलिंग पार्टी है उनके प्रवक्ता मनीष जी वो भी, और समाजवादी के प्रवक्ता वो भी। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में वोट को बढ़ाने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए लोगों को सभी की जिम्मेदारी है। हाँ, डेडिकेटेड जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं है? क्या उनके वोटर्स नहीं है? क्या उनकी कहानी बिल्कुल खत्म हो गई है? क्या वो जीरो हो गए हैं?
क्या वो कहते हैं कि 31% वोट हुआ है तो मतलब बीजेपी ने हमारे वोटर्स को रोक दिया? मतलब आपके वोटर्स इतने कमजोर हैं, या फिर मतलब इतनी कमजोर आपकी पार्टी पड़ गई है कि आपके गढ़ में आपके 31% वोट निकले हैं, जहां से आपके तमाम लोग जीतते आ रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरा मानना है कि ये जिम्मेदारी कलेक्टिवली सबकी है, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि उपचुनाव में जनता का रुझान जिस तरीके का होता है वहां पर वोट परसेंटेज कम होता है। हाँ, 31% चिंताजनक जरूर है, लेकिन यह कह देना कि बीजेपी की जिम्मेदारी है या उसकी जिम्मेदारी है, नहीं, जो पार्टियां लड़ रही हैं सबकी जिम्मेदारी है भाई। अब आ जाएगा कुछ दिन, परसों को सब ईवीएम खुल जाएंगे, देख लीजिएगा भाई किसने क्या किसने कितना कलेक्ट किया। अगर जो पार्टी जीतती है मैं तो कहूंगा कि हाँ वो बड़ी बात होगी, ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब्बास हैदर जी मुझे बताइए कि जिस शिद्दत से चुनाव प्रचार मैनपुरी में हुआ, यहां पर वोटर्स को आप लोगों ने निकाला, जाहिर सी बात है जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन भी सबको पता होता है कि अपने अपने वोटर्स को कहां से निकलवाना है, ज्यादा से ज्यादा वोट कराना है। वो उत्साह जो है वो हर पार्टी के कार्यकर्ता में दिखता है। चुनाव प्रचार के दौरान भी लोगों को जोड़ना, उनको जगाना, उनको प्रेरित करना और सेम डे भी पोलिंग के लिए लेकर के जाना और उनका ध्यान रखना। रामपुर में ऐसा हुआ क्या? चुनाव प्रचार ही आप उठा करके देख लीजिए, रामपुर का चुनाव पूरी तरह आजम खान पर छोड़ दिया गया। एक दिन अखिलेश यादव गए, वो भी बहुत सवाल पूछने और दबाव पड़ने के बाद, और आजम खान जिस तरह की बातें मन से कर रहे थे उसको लेकर भी सब लोग कह रहे हैं कि दर्द दास्तां सुन सुनकर लोग बोर हो गए हैं। आजम खान के चेहरे की अब वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही जो पूर्व में हुआ करती थी, जिस वक्त हनक वाली सरकार चलती थी। हाँ देखिए, राजनीति जो है वो टीम वर्क है, सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था, इनकी बात का मैं जवाब दे दूं, देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है कि जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है उसमें से अधिक जो नागरिक हैं वो प्रतिभाग लें। समाजवादी पार्टी का हर नेता यही आजकल ये समाजवादी को क्या हो गया, ये कैसे कैसे प्रवक्ता बनाने लगे, कह रहे जिम्मेदारी पूर्व सरकार की, वो अधिक हो। अरे भैया सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, समाजवादी पार्टी बात हो गई है। सरकार जो लड़ रहा है वहां पर वो अपने वोटर्स को कहेंगे आगे बढ़िए, चुनाव आयोग कहेगा सबको कि वोट कब डालने हैं। पार्टी ने उतना गंभीरता से लिया था? मेरे सवाल का सीधा सा एक अर्थ ये था, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब्बास हैदर जी, मेरा एक बहुत छोटा सा और सीधा सा सवाल यही था कि क्या रामपुर में भी उतनी गंभीरता से चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ा गया है और सब कुछ आजम खान के भरोसे छोड़ दिया गया। जीता भी वो गया कभी स्टेट से महिलाओं के लिए अपमानजनक बात कर रहे हैं। 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव कभी वो कह रहे हैं कि हमारा मार्जिन मैं सजा का इंतजार कर रहा हूं, कभी पुलिस प्रशासन जय के नारे लगवा रहे हैं। लोकतंत्र में सर्वोच्च जनता है और इन्होंने जनता को डराने का काम किया है। और जब आप जनता को डराना चाहते हैं तो जनता और अधिक उत्साह से जाकर के वोट डालती है। और एक एक वोट आप समझ लीजिए, चाहे वो मैनपुरी का हो, चाहे खतौली का हो, चाहे रामपुर का हो, वो भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी पड़ेगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की जो एक इन्होंने जो एक फसाड क्रिएट करने का काम किया है पूरे देश में, उसको खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, ठीक है। अनीता मिश्रा और रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ है। रोहित अग्रवाल जी, रामपुर में बार बार आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिए और सपा के वोटर्स को निकलने नहीं दिया, लेकिन खतौली का वोटिंग परसेंटेज देखे तो उपचुनाव के हिसाब से इसको अच्छा आंकड़ा कहा जाएगा। क्या यही आरोप आप खतौली में भी लगाएंगे या रामपुर में कुछ अनोखा हो गया? क्योंकि ऐसा आरोप तो मैनपुरी के लिए भी नहीं लग रहा। पहले रोहित अग्रवाल जी, फिर अनीता मिश्रा। आस्था जी, अगर सब कुछ ठीक था तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो पैनल लेके अपना जो है चुनाव आयोग में शिकायत करने गए थे, क्यों गए थे? अगर सब कुछ इतना ही ठीक था। सपा की शिकायत उन्होंने करी और सपा ने भाजपा की शिकायत करी। दोनों ही तरह के एलिगेशन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाए। सपा ने और राष्ट्रीय लोकदल ने भाजपा की शिकायत की, तो अब इसमें दिक्कत कहाँ पे है? अगर हम शिकायत करें तो आपको तकलीफ होने लग जाती है कि नहीं जी आपने शिकायत कर दी, आप तो रोना रो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी रोना नहीं रो रही थी तो क्या कर रही थी? सरकार, अब देखिए सरकार भी इनकी है और ऊपर से प्रशासन की शिकायत भी यही कर रहे हैं। मतलब लोकतंत्र को लूटने का काम भी करेंगे और शिकायत भी लेके पहुंच जाएंगे कि साहब हम तो नहीं लूट रहे हैं, दूसरा आदमी लूट रहा है। कि कौन से तरीके का आप लोकतंत्र जिंदा रखना चाहते हैं? देखिए, आप लोकतंत्र की हत्या करके आप देश को तरक्की के रास्ते पे नहीं ले जा सकते हैं। लोकतंत्र, आप बताइए 30% 32% वोटिंग होने के बाद जो विधायक बनेगा, चाहे हमारा बने चाहे इनका बने, वो क्या जनता का विधायक होगा? क्या जनता उसको स्वीकार कर पाएगी? 32% वोटिंग पे आप अगर विधायक बन रहे हो, अगर 15-16% एक को वोट मिल गए, 15-16% एक को वोट मिल गए, तो वो 15% का विधायक वो 100% जनता के ऊपर राज करने का काम करेगा। तो देखिए, ये बहुत दुखद है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में मिनिमम वोटिंग 50% होनी चाहिए और मुझे लगता है राष्ट्रीय लोकदल इसकी मांग भी अब चुनाव आयोग से करेगा कि अगर कहीं भी 50% वोटिंग नहीं होती है तो उस चुनाव को निरस्त करके दोबारा चुनाव किया जाए।
देखिए ये इस तरीके से नहीं हो सकता। आप लोग एक अलग तरह का बिंदु आपने उठाया है रोहित अग्रवाल, एक अलग तरह का बिंदु आपने उठाया है। अनीता मिश्रा उसके बाद जवाब देंगे मनीष शुक्ला इस पर। बोले नीता जी। आस्था जी, सबसे पहले तो मैं मनीष भाई का जवाब दे दूं। वो कह रहे थे कि मुगालता पाल रखा है हमने। चलिए, हमने तो मुगालता पाल रखा है और हम आपको रिजल्ट के साथ उसका उत्तर देंगे। लेकिन आप तो कंफर्म थे ना कि शिवपाल सिंह यादव जी अगर सपा के साथ चले जाएंगे तो सपा जीत जाएगी। भाजपा अगर कंफर्म नहीं थी तो ये जो इतनी गिरी हुई हरकत करी कि उनका जेड सिक्योरिटी ले लो, उनका बंगला ले लो, उनको पता नहीं क्या वो चाहते तो शायद उनको भी जेल में डाल देते आजम खान की तरह। तो मैं आपको बता दूं, ले लो भैया, सिक्योरिटी भी ले लो, बंगला भी ले लो, सब ले लो। हम समाजवादियों को नहीं जरूरत है गाड़ी बंगले सिक्योरिटी की। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी एक ऐसे शख्स हैं जो साइकिल से मीलों चलकर पेड़ की छांव के नीचे सभा कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, जिता सकते हैं। ठीक है अनीता जी। तो आप तो बिल्कुल कंफर्म थे कि शिवपाल सिंह यादव जी को कमजोर करो, नहीं तो सपा जीत जाएगी। आप उसमें सफल नहीं हुए। सपा जीत रही है, जीतेगी, तीनों जगह जीतेगी। और डिंपल यादव, आस्था में आप मेरी बात को आज कहीं नोट कर लीजिए, जसवंत नगर से जहां पे शिवपाल सिंह यादव जी का प्रभाव रहा है ना, अब मैं मनीष भाई को आज ही चैलेंज करती हूँ, वहां से तो सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और वो बहुत सम्मानजनक रूपों से, ठीक है, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। ठीक है अनीता जी, आप बहुत बड़ा दावा कर रही हैं कि 2019 से भी ज्यादा बड़े मतांतर से डिंपल यादव जीतेंगी। ठीक है, ठीक है। जवाब मनीष शुक्ला जी, जवाब। कहना यह है प्रसपा का और सपा का भी कि आप लोगों ने हथकंडे तो सब अपनाए, शिवपाल यादव पर भी एक एक करके जुल्म सितम किए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा था उनकी बहुत सी सुविधाएं आपने छीनी। उन्होंने कहा कि ये इसकी तो मुझे उम्मीद पहले से थी, लगभग आप उनको खाली करते गए, लेकिन फिर भी उनका यह दावा है कि रिकॉर्ड मतांतर से जीत होगी। देखिए, अन्य चीजों पे डिबेट पे लंबा समय जाएगा। अब शिवपाल यादव जी की सिक्योरिटी, बंगला छीन लिया गया, मुझे नहीं पता, अभी अनीता जी के माध्यम से पता चला उनसे बंगला छीन लिया गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि आज चैनल पे प्रवक्ता है, आरएलडी के भी है, आरएलडी के भी प्रवक्ता है, आरएलडी के भी प्रवक्ता है और प्रसपा के भी प्रवक्ता है। बस मेरा एक सवाल है कि 8 को जब रिजल्ट आएगा, चाहे जो भी जीतेगा, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा। अगर ये कह के जाइए तो मैं मान लूं कि आप लोग को विश्वास है। ठीक है, इसका जवाब आपके बाद ये निश्चित हो जाए। जी ठीक है, अब्बास जी से इसका जवाब ले लेते हैं। एक मिनट अनीता जी, अनीता जी ठीक है, आप लोगों ने डिबेट अंतिम पड़ाव में है, इसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। अब्बास जी, आज आप कह करके जाइए, पहरेदारी भी कर रहे हैं आप लोग, नजर रख रहे हैं, एक एक गाड़ी जो स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास से जाती है उस पर लपक कर पड़ते हैं, शीशे झांकते हैं, गेट खुलवाते हैं। अब बताइए ईवीएम पर सवाल तो नहीं उठाएंगे। अब्बास हैदर जी 20 सेकंड मुझे शो क्लोज करना है। ठीक है, सीधी सी बात है, हाँ, ये तो गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ी हैं और पहली बार नहीं पकड़ी हैं। ये गाड़ियां जो है, कौन सी गाड़ी पकड़ी है बताइए मुझे। 8 मार्च को वाराणसी में भी गाड़ियां पकड़ी गई थी, ईवीएम की 3 गाड़ियां पकड़ी गई थी। और कितनी गाड़ी में ईवीएम रखी हुई है, उस पर आप लोग लपक कर पड़ते हैं और कहते हैं हमने गाड़ी पकड़ ली। मैं एक बात, अरे तथ्य भी तो बताइए ना। प्रशासन ने कहा कि उसमें बैकअप ईवीएम रखी थी जो पोलिंग के दिन के लिए होती है कि यदि कोई खराबी आ जाए तो उसको सही ईवीएम से रिप्लेस किया जाता है। वो बैकअप ईवीएम थी, ये बता दीजिए कि रिजल्ट में कुछ भी आएगा। बात का सेंस मत बदलिए आप, फैक्ट का सेंस मत बदलिए आप कह करके जाइए। आप पहरेदारी कर रहे हैं, आप निगरानी कर रहे हैं, सवाल तो नहीं उठाइएगा ना। चाहे आपने जितनी बेईमानी करने का प्रयास किया हो, जनमत को सर झुकाकर स्वीकार करेंगे। फिर आरोप वही कि प्रशासन ने बेईमानी करी, सरकार ने साठगांठ करी, वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जीत का भी बड़ा दावा कि तीनों सीट जीतेंगे। दोनों ही बातों में विरोधाभास है, लेकिन जनता फैसला सुना चुकी है और ठीक एक दिन बाद वो फैसला सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का, आप सभी मेहमानों का माबहस में शामिल होने के लिए। तो बस एक दिन का इंतजार और, लेकिन ये 2 रात की पहरेदारी कम से कम सफाई कार्यकर्ताओं को जो है वो कर रहे हैं लगातार। उनके ऊपर ये दोनों रातें भारी हैं क्योंकि उनका मानना है कि ईवीएम्स के साथ छेड़खानी हो सकती है। बहुत कुछ बेईमानी पहले हो चुकी है, बहुत कुछ हो सकती है और उसी को रोकने के लिए स्ट्रांग रूम को घेर करके या उस पर निगरानी रख रहे हैं। उसके आसपास से गुजरने वाली हर एक गाड़ी को झांक करके चेक भी कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता। और ऊपर से दावा यह कि तीनों की तीनों सीटें हम जीतेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता ने क्या फैसला सुनाया। सिर्फ एक दिन का